नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। कितने लोग जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। देखो, रिसर्च में स्टैट में डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग बात करेंगे आज, कैलकुलेशन भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो अभी पहले आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आता है या नहीं आता है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, कैसे हम लोगों से चूक हो जाती है, एक हमारा आने वाला प्रश्न गलत हो जाता है हमको, ठीक है। तो वो प्रश्न गलत ना हो, इसलिए हम डीएफ पे पूरा आज क्लैरिटी देंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। चलो बात करते हैं डीएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। सबसे पहले देख ही लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर रिसर्च में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बिना डीएफ के आप वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी भी, मतलब जो भी आप स्टैट लगाते हो, जो भी रिसर्च लगाते हो, ठीक है। आप उस बिना डीएफ के उसको जो है सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ठीक है। सिग्निफिकेंट आपका जो फाइंडिंग है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो डीएफ की मदद से आप जान पाते हो, देख पाते हो, ठीक है। तो जो डीएफ क्या चीज़ है, डीएफ एक ऐसा स्कोर होता है आपके डेटा में, ठीक है, जो स्वतंत्र होता है फिट होने के लिए आपके अदर स्कोर्स के साथ, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से आप इसको मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, या कह लें कि 10 आपके पास डेटा कितना है, 10 है। अगर 9 की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, 9 डेटास की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन जो 10वां डेटा है ना, जो 10th नंबर्स ऑफ डेटा है, वो 9 वैल्यूज़ के साथ इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि आप ये कह लो, जो आपका जो डीएफ है, ठीक, मान लो जब तक कोई स्टैट नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक मोटा ये जान लो। जैसे मान लीजिए आपको सिंगल सैंपल टी टेस्ट लगाना है, ठीक है, सिंगल सैंपल टी टेस्ट आप लगाते हो, सिंगल सैंपल टी टेस्ट। अब आपने ये लगाया, आपने ले लिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स 20 या 10, जो भी रैंडमली एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मान लो ये 20 ले लिया। अब सिंगल सैंपल टी टेस्ट के लिए डीएफ का फार्मूला क्या होता है, n-1। n क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होते हैं, या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, या पार्टिसिपेंट्स कह लो, या इसी को कह लो डेटा, ये आपका डेटा होता है। तो अब इससे क्या करोगे आप, 20 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 19। यानी कि यहाँ पे जो डीएफ है वो 19 आएगा, और जो 20वें क्रम का जो डीएफ वो आपका वैल्यू है, ठीक है, जिसको आपने माइनस किया है, वो 19 डेटा के साथ, 19 आपके ऑब्जर्वेशंस के साथ इस प्रकार से फिट करेगा, इस प्रकार से फिट बैठेगा कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लीजिए इसका एवरेज आता है 20, ठीक है, 19 वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो लास्ट वाला 20वां जो डेटा है, 20वां जो डेटा है वो इस प्रकार से 19 डेटा के साथ एडजस्ट होगा कि इसका जो मीन है वो 20 ही बनेगा, 21 नहीं होगा। इसलिए इसको स्वतंत्र बोला गया है डीएफ को। डिग्री ऑफ फ्रीडम का 20वें नंबर का जो स्कोर है, ऑब्जर्वेशन है, वो आपका क्या होगा, आपके 19 जो स्कोर्स हैं उनके साथ इस प्रकार से फिट बैठेगा कि उनके मीन में या उनके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको डीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात किया सिग्निफिकेंट की, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में भी जान लेंगे कि सिग्निफिकेंट जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है। क्योंकि डीएफ का पूरा खेल जो है वो आपके सिग्निफिकेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च या एनालिसिस स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हो, तो वहाँ की जो फाइंडिंग होती है, जो आउटपुट होता है, आपको जो आउटपुट होता है या आउटकम होता है, वो आप सिग्निफिकेंस है कि नहीं, यही चेक किया जाता है। और ये इस सिग्निफिकेंस से ये पता चलता है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है, चाहे आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाए हों या फिर नल हाइपोथेसिस बनाए हों। जनरली क्या होता है कि हम लोग नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और नल हाइपोथेसिस जो होता है, इसका जो वैल्यू आता है
वो DF पर चेक करते हैं, और DF पर चेक करने के बाद देखते हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 0.05 और 0.01 का आपने बहुत नाम सुना होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ये 0.01 और 0.05 क्या है। 0.01 0.05 आपका ये बताता है कि आपका जो आउटपुट है वो कितना सिग्निफिकेंस है रियल लाइफ में, आपका जो डेटा है, आपका जो आउटपुट है वो कितना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो सोशल साइंसेस होती हैं, क्या होती हैं, जो सोशल साइंसेस होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, वो हमेशा 0.05 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोशल साइंस के वेरिएबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। वेरी करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो साइकोलॉजी, मान लीजिए साइकोलॉजी है, आप कोई बिहेवियर मेजर कर रहे हो, तो एक बिहेवियर के होने के मल्टीपल काजेस होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल काजेस होते हैं। जब मल्टीपल कॉजेस होगा तो क्या होगा, आपके पास इतना अश्योरिटी नहीं होगी, आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे अपने आउटपुट के साथ कि आपने जो ट्रीटमेंट दिया है, आपने जो मैनिपुलेशन किया है, उसी का जो कॉज है जो आपके बिहेवियर पे दिख रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल चांसेस और होते हैं जो उस बिहेवियर के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा 0.05 लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकल जो साइंसेस होती हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। एक्यूरेसी अगर देखें, अगर 0.05 ग्राम अगर आ गया किसी चीज़ का, तो 0.05 जो है ग्राम ही रहेगा, उसके जो वैल्यू है, अब इसका जो है ये चेंज नहीं होने वाला। या यूँ कह लें कि 0.05 ग्राम को 10 ग्राम का इस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो 10 ग्राम वैल्यू जो रिएक्शन करेगी 0.05 के साथ, वही रिएक्शन हमेशा होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब सोशल जो साइंसेस हैं या साइकोलॉजी जो है, यहाँ के जो वेरिएबल होते हैं वो उसका किसी बिहेवियर का एक कॉज नहीं होता है, ठीक है। रियली आप जब ये हो सकता है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा रोल प्ले करता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही अकेला सिर्फ रोल प्ले करता है। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 0.05 लेवल लेके चलते हैं सिग्निफिकेंस का। अभी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या होती है DF। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, अब सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। अभी हमने बताया कि सिंगल सैंपल जो होता है, सिंगल सैंपल टी टेस्ट में 3 होते हैं जनरली, एक पेयर्ड होता है, एक सिंगल होता है, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे तीनों में क्या अंतर है, कैसे क्या है। अब यहाँ पे सिंगल सैंपल में क्या होता है, कोई भी रिसर्चर जो रिसर्च करना चाहता है वो ये मान के चलता है, उसके पास जो सिंगल सैंपल है उसको ये मान के चलता है कि होल जो पॉपुलेशन है उसका कोई मीन अज्यूम कर लेता है, ये मीन इसका होगा, होल सैंपल का मीन क्या कर लेता है, अज्यूम कर लेता है। फिर क्या करता है, जो सैंपल लिया होता है सिंगल, उसका जो वैल्यू आता है, उसका जो मीन आता है, उससे क्या करता है, इसको कंपेयर करता है। अगर इसके अराउंड जो अज्यूम्ड मीन है, इसके अराउंड ये वाला मीन आ जाता है, तो क्या होता है, सिग्निफिकेंस मान लिया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि ये सैंपल ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है उस होल पॉपुलेशन को जिससे ये लिया गया है, ठीक है। तो ये होता है। और यहाँ पे अब सिंगल सैंपल का पता ही है, यहाँ पे सैंपल को एक ही बार क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक ही बार ऑब्जर्व किया जाएगा, या इससे सिर्फ एक बार डेटा लिया जाएगा, और जो सैंपल होगा उसके जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या कहलाता है, वो n कहलाता है। अब n से क्या होगा, n-1 सिंगल सैंपल जो टेस्ट है, टी टेस्ट है, उसका फार्मूला होता है। मान लीजिए हमने 20 ऑब्जर्वेशन लिए या 20 डेटा लिया, तो इसका DF क्या होगा, 20 - 1 = 19, ठीक है। ये हो गया सिंगल सैंपल का। अब पेयर्ड में क्या है, पेयर्ड में भी सैंपल एक ही होता है, लेकिन इसको मेजर 2 टाइम्स किया जाता है, जैसे प्री एंड पोस्ट।
अब यहाँ पे प्री एज्यूम्ड मीन नहीं है हमारे पास जिससे हम कंपेयर करेंगे। अब हमने क्या किया, कोई टेस्ट लगाया प्री, उसके कुछ दिन बाद फिर वही टेस्ट लगा दिया, तो हमारे पास 2 स्कोर प्राप्त हो गए। तो हमने M1 मान लिया और M2 मान लिया। अब फिर इसके सिग्निफिकेंस चेक करेंगे कि है कि नहीं, तो इसका डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि हमारी हाइपोथेसिस होती है क्या, नल हाइपोथेसिस कहती है कि जो भी हमने ग्रुप से लिए हैं उनके मीन में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे मीन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर मीन डिफरेंस नहीं आता, इक्वल रहता है, तो हमने जो ट्रीटमेंट दिया है, जो टेस्ट लगाया है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है तो इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो DF होगा पेयर्ड के लिए वो भी n-1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे n-2 नहीं होगा, इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर्ड आता है, जो टेस्ट पेयर्ड टी टेस्ट आता है, वहाँ बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्री और पोस्ट की बात हो जाती है, प्री और पोस्ट की बात हो जाती है, तो वहाँ पे 2 मान लेते हैं लोग और वहीं गड़बड़ हो जाता है। एक मान लीजिए इसमें 20 लिया सैंपल, तो वही सेम 20 यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो 20-20 40 नहीं होगा, तो 20 ही रहेगा और 20 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा, 19 आ जाएगा। तो पेयर्ड में ये हो गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट आपको अच्छे से पता होगा, जो मतलब दो ग्रुप्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यानी कि ग्रुप 1 को N1 कह लो और ग्रुप 2 को N2 कह लो। जब N1 और N2 इक्वल होंगे तो n-2 DF हो जाएगा इसका। लेकिन जब ऑब्जर्वेशंस या पार्टिसिपेंट्स आपके डिफरेंट हैं, तब क्या होगा, N1-1 प्लस N2-1, ये इसका DF हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें टी टेस्ट के DF ये होंगे। अब से जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास सेम मतलब इक्वल होंगे, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होंगे 2 ग्रुप्स के, तो n-2 डायरेक्टली निकल आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे दूसरे ग्रुप में 20 है, तो 20-20 40 हो गया, तो 40-2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा DF 38। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो ये 20-1 हो जाएगा, प्लस ये 30-1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 29। इनको जोड़ दोगे तो कितना होगा, 48। ठीक है, तो इस तरह से आपका DF इसका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर दोस्तों बात करें DF के, नेक्स्ट DF जो टॉपिक बनता है हमारा वो अनोवा से बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा इनका DF निकालने के लिए बहुत आता है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन की, क्योंकि कोरिलेशन बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो कोरिलेशन का DF क्या होगा उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, फिर रिग्रेशन की बात करेंगे। कोरिलेशन के लिए DF क्या होगा, n-2 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे, उन 2 ग्रुप्स का एक घट जाएगा। ठीक है, इनके पास क्या होता है, हर एक ग्रुप के पास एक जो ऐसा स्कोर होगा जिसके पास पूरी फ्रीडम होगी, वो अदर्स के साथ ऐसे एडजस्ट करेगा कि उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब रिग्रेशन की अगर बात करें दोस्तों, कैसे रिग्रेशन के लिए DF क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं। अब देखो, रिग्रेशन हमारे पास 2 तरह का होता है, एक तो होता है सिंपल और एक होता है मल्टीपल। ठीक है, सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होगा, देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, रिग्रेशन इक्वेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है स्लोप और एक होता है इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट, इन्हीं के लिए एक 2 माइनस होता है DF के लिए। ठीक है, तो सिंपल के लिए क्या होगा, सिंपल के लिए जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे -2, ये हो जाएगा सिंपल रिग्रेशन के लिए DF का फार्मूला। ठीक है, लेकिन मल्टीपल के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ जो आपका IV है, IV बढ़ जाएंगे।
ठीक है, 2 3 4 इस तरह से हो जाएगा। सिंपल में 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 1 IV होता है, ठीक है, 1 IV होता है। और यहाँ पे मल्टीपल मतलब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होगा, 2 और मोर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जितने IVs होंगे उनको भी साथ में क्या होगा, माइनस कर दिया जाएगा। तब क्या होता है, कैसे बनेगा इसका फार्मूला, मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हो जाएगा DF इक्वल टू N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस के यहाँ पे क्या किस चीज़ को डिनोट करता है, के करता है नंबर ऑफ IVs। जो IVs होगा वो के प्लेस पे रख दिया जाएगा और -1, ये आपका DF हो जाएगा। अब मान लेते हैं N हमारा 30 है और IV हमारे पास 3 है और एक स्लोप का, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 26। इसका DF कितना आ जाएगा 26, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और ये DF जल्दी से कोई निकाल नहीं पाता, गलत करके चला आता है। नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें स्टैट आता है साइकोलॉजी का, रिसर्च पेपर हो, CUET का हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनको अपने दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम फैक्टर एनालिसिस की बात करें, सॉरी फैक्टोरियल डिज़ाइंस की बात करें, 1 वे अनोवा 2 वे अनोवा की बात करें, तो क्या होगा, उसकी क्या DF होगी 1 वे अनोवा के लिए। देखो अब यहाँ पे अभी तक जो सिंपल चल रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे बिटवीन और विद इन का खेल हो जाएगा। बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप, ये समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब 1 वे अनोवा के लिए क्या होगा, 1 वे अनोवा के लिए बिटवीन ग्रुप्स के लिए DF क्या हो जाएगा। अब बिटवीन है तो क्या होगा, बिटवीन मतलब आपके जितने भी ग्रुप्स हैं 2 3 4 5, उनमें से माइनस कर देना है क्या 1, तो N-1, N यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ ग्रुप्स हैं, नंबर्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे होगा, जो आपका IV होगा उसके लेवल्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक IV है, ड्रग ले लेते हैं, ठीक है। अब ड्रग क्या है, इसके 3 लेवल हैं, ठीक है। पहला क्या है, लो, मॉडरेट एंड हाई। अब ये जो है ड्रग है, इसके 3 लेवल हैं। अब इसमें बिटवीन का मतलब इनके बीच, इनके बीच और इसके बीच। तो इसका DF क्या होगा, इसके अगर 3 लेवल हैं ड्रग के, तो 3 - 1 ये हो जाएगा 2। इसका DF क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब विदिन की बात करें तो विदिन के बारे में क्या होता है, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात होती है। N क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपके कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं। और विदिन के लिए DF क्या होगा, विदिन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसके लिए होगा, ये हो जाएगा DF = N - K क्या होगा, K हमने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि ये नंबर्स ऑफ ग्रुप्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स मतलब लेवल से, ठीक है। जो आपके IV के लेवल होंगे 3 4 5 8 जो भी है, वो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या ऑब्जर्वेशन से माइनस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 20 लिया, ठीक है, आप और लेवल कितने हैं, 3 हैं, तो क्या होगा 20 में से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 17 DF हो जाएगा। ये समझने के लिए है, बाकी जब आपका प्रश्न आएगा तो प्रश्न के हिसाब से ये आपके नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप उस हिसाब से सॉल्व करना। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाया गया है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें जो फैक्टोरियल अनोवा है या 2 वे अनोवा है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम फार्मूला यही है। सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनकी DF आ जाएगी, इंट्रैक्शन इफेक्ट की आ जाएगी, और विदिन जो ग्रुप्स होता है उसका, उसी को एरर टर्म बोलते हैं, ठीक है, एरर जो होता है। तो जो 2 वे अनोवा है, अगर बात करें 2 वे अनोवा के DF की, 2 वे अनोवा अगर इस DF की हम बात करें तो क्या होगा, इसका DF तो
3 DF निकलेंगे इसके। कितने निकलेंगे? एक तो हर एक फैक्टर का DF फॉर फैक्टर ए, ठीक है, फैक्टर बी जो भी होगा, फैक्टर सी उसका निकलेगा। उसका क्या निकलेगा? यहाँ पे स्मॉल n -1 कर देंगे। स्मॉल n का मतलब क्या हो गया? लेवल्स हो जाएंगे आप फैक्टर ए के। उसी तरह से यहाँ भी स्मॉल n -1, ये क्या होगा? फैक्टर बी के लेवल्स हो जाएंगे। तो ये आपका मेन इफेक्ट कह लो इसको, ठीक है। या फैक्टर ए का जो DF क्या है, फैक्टर बी का DF क्या है वो निकलेगा। फिर इंट्रैक्शन इफेक्ट का निकलेगा। मेन इफेक्ट इंट्रैक्शन इफेक्ट, इंट्रैक्शन टर्म के लिए आप जब निकालोगे तब क्या होगी? DF मल्टीप्लाई कर देना है आपको इंट्रैक्शन टर्म के लिए। यही जो हो जाएंगे क्या होगा? DF फॉर फैक्टर ए इंटू DF फॉर फैक्टर बी, ये मल्टीप्लाई हो गया। इंट्रैक्शन टर्म के लिए DF निकल गया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो एरर टर्म है उसके लिए DF अब क्या होगा? DF फॉर एरर टर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम उसी तरह से जो 1/n ANOVA था उसमें क्या है, 1/n ANOVA में भी विदिन जो था वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस के था, तो सेम यहाँ पे भी वही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस के हो जाएगा। के क्या हो गया यहाँ पे? वो हो जाएगा लेवल्स ऑफ फैक्टर ए इंटू लेवल ऑफ फैक्टर बी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? लेवल्स ऑफ फैक्टर ए इंटू फैक्टर बी, वो इसको गुणा कर लेंगे। मान लीजिए इसके लेवल 3 है, इसके 2 हैं, तो क्या होगा? और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 50 है, तो 50 माइनस के की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 × 2 यानी 50 माइनस 6 = 44। ये इसका DF हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स की मदद से हम सॉल्व करते हैं DF को, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। का स्क्वायर का एक और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में आपको कोई नया टॉपिक लेके, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्या होता है DF का स्क्वायर का, लेकिन फिर भी देख लो। काई स्क्वायर का DF क्या होगा? R - 1 C - 1। R क्या है? नंबर्स ऑफ रोज़, और ये क्या है? -1 इंटू नंबर्स ऑफ कॉलम्स -1। मान लीजिए रोज़ हमारे पास 4 हैं, -1, कॉलम मान लो 3 है, -1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 6। इसका DF क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपको जो पेपर्स में मिलेगा वो उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन आपको सॉल्व इसी तरह से करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये DF की एक क्लास है। आशा करता हूँ आप लोग कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को, और ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार देखना वीडियो को, और कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।